नमस्कार, जय हिंद। बत्रा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी भावी फौजियों का मैं विवेक मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके एनडीए एग्ज़ाम हो चाहे सीडीएस का एग्ज़ाम हो, जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है, इन सभी परीक्षाओं में आपके लिए करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटनाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपने इस साल का जो पेपर था उसकी एनालिसिस अगर आपने किया होगा, तो आपको निश्चित रूप से एक आइडिया लग गया होगा कि करंट अफेयर से आपकी परीक्षाओं में सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। उसी क्रम में हम आपके सामने आज उपस्थित हैं करंट अफेयर्स के पार्ट 1 के साथ, और इसमें हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं खास करके राष्ट्रीय स्तर पर, उन सभी घटनाओं की हम लोग चर्चा करेंगे। और वो सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में किस तरीके से पूछे जाएंगे, इस पर भी हम लोग समय समय पर चर्चा आपसे करते रहेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस एपिसोड को, जिसमें करंट अफेयर्स का पार्ट 1 आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं कि पहला जो खबर है वो, और करंट अफेयर्स का जो पहला पॉइंट है वो आपके लिए क्या है। यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो चुका है। तो आम आदमी पार्टी को जो राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है, वो किस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, खबर तो आपके लिए सिर्फ इतनी है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला, लेकिन अब यहां से आपके जो मल्टीपल डायमेंशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो किस तरीके से आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाएंगे, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट आपके लिए है कि अगर किसी भी पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या कंडीशन रखी गई हैं, इस पर हम लोग नजर डालते हैं। देखिए, यहां पर आपको जो चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 है, यानी कि इलेक्शन सिंबल रिजर्विफिकेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 है, इसके अंतर्गत कौन कौन से राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए मानदंड दिए गए हैं, एक एक हम लोग समझते हैं। पहला है आपको कि लोकसभा या विधानसभा के, आप जानते हैं लोकसभा या विधानसभा का जो इलेक्शन होता है, इसमें किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में, कहां पर, लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों, और साथ ही साथ उसने लोकसभा के न्यूनतम 4 सीटें भी जीती हों, तब उसके लिए क्या हो सकता है, तब उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा या तो ये कंडीशन पूरी करे, या तो अगर ये नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो अगली कंडीशन क्या होगी, लोकसभा के पिछले आम चुनावों में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो, और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी नियुक्त हुए हों, चुने गए हों, ये दूसरी कंडीशन होगी। इसके अलावा अगर ये भी ना हो, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, या तो उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय यानी कि स्टेट पार्टी के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हो गई हो। तो इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी एक कंडीशन को फुलफिल करती है, तब उसको हम लोग राष्ट्रीय दल का दर्जा दे देते हैं। तो इन तीनों में से आपको देखना है कि कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल हो सकती है। एक बार फिर से आप यहां पर देखिए कौन कौन सी कंडीशन बतलाई गई है। तो लोकसभा या विधानसभा, ध्यान रखिए, लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुआ हो। यानी कि 4 राज्यों में अगर लोकसभा या विधानसभा का कोई इलेक्शन हुआ हो, तो उसमें से 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में
एक राज्य में नहीं बल्कि प्रत्येक राज्यों में क्या होना चाहिए कि मिनिमम 6% वोट प्राप्त होनी चाहिए और साथ ही साथ उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें भी जीती हों, तब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी का सिंबल दे सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों को पर विजय प्राप्त की हो, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी 3 राज्यों से उस पार्टी के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों, और या तो अगर ये पूरा नहीं हो रहा है तो अगली कंडीशन भी दी गई है, और वो कंडीशन है कि उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में से प्रत्येक राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये कंडीशन बताई गई है चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 में। अब चलिए बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन फुलफिल करके आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखिए जो आपके लिए पॉइंट हैं। देखिए एक सवाल तो आपका वो पॉलिटी से भी बनता है जो हम लोगों ने पहले पॉइंट पर बात किया है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्तों को पूरा करना होता है। तो एक सवाल आपका वहां से, इसको आप ट्रेडिशन वाले भी मान सकते हैं और इसके अलावा इसे करंट अफेयर्स के साथ भी जोड़ करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर मिल रहा है, 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने, इस पॉइंट को भी आप नोट करिएगा क्योंकि आपको सवाल पूछा जाता है किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर राष्ट्रीय दल का दर्जा देना होगा तो उसका जिम्मेदारी किसकी होती है, तो निर्वाचन आयोग की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली जो आम आदमी पार्टी है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस एक है, इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है और इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी है। इन 3 पार्टियों से राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय दल का दर्जा था इन 3 पार्टियों से छीना गया है। कौन कौन सी पार्टी होंगी, तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC है, इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI है और नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि NCP है। तो ये 3 दलों से राष्ट्रीय दल का दर्जा छीना गया है। सवाल आपको पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कितनी पार्टियों से राजनीतिक दल का दर्जा छीना गया है, तो आंसर आप क्या लगाएंगे, 3, AITMC है, CPI है और NCP है। इस प्रकार वर्तमान में अगला सवाल क्या बनेगा, वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो इसकी टोटल संख्या जो है वो हो गई है अब आपके सामने 6। अब इसके बाद देखिए अगले पॉइंट में आपको क्या मिल जाएगा, तो अगले पॉइंट में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपको देखना है कि नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या है। हाल ही में जो संपन्न हुआ था गुजरात विधानसभा इलेक्शन, हाल ही में जो गुजरात विधानसभा इलेक्शन 2022 में हुआ था, इसमें आम आदमी पार्टी की जब समीक्षा की गई तो उससे हुआ कि पार्टी के प्रत्याशियों ने इस चुनाव में कुल वैध मतों के 12.92% मत प्राप्त किए थे, जबकि हमें मिनिमम कितनी आवश्यकता होती है, 6%। अब इसके बाद में देखिए यहां पर पार्टी के प्रत्याशियों ने कुल वैध मतों के 12.92% मत प्राप्त किए। इसके अलावा देखिए गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने कितना पाया है, 5 सीटें जीतने में सफल रही। इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा कर लिया। और फिर इसके बाद जरा देखिए कि आम आदमी पार्टी को पंजाब, गोवा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इन सभी में पहले से ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रकार अगर देखें तो आम आदमी पार्टी को टोटल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा देने के लिए 4 राज्यों में इसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ था और इसी वजह से इसी शर्त को पूरा करने के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा भी
प्राप्त हो गया है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिया गया है चुनाव चिन्ह आरक्षण आदेश 1968 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी शामिल होती है। और इसी के साथ में आम आदमी पार्टी के बारे में अगर कुछ हम लोग महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लें तो इसका चुनाव चिन्ह क्या होता है, झाड़ू होती है। राष्ट्रीय दलों की संख्या की अगर हम लोग बात कर लें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी होता है और इसका जो सिंबल होता है हाथ का पंजा होता है। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी है, इसका चुनाव चिन्ह क्या होता है, कमल होता है। बहुजन समाज पार्टी है बीएसपी, ये आपका है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी सीपीआईएम है, इसका सिंबल ये। नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, इसका सिंबल क्या है, ये है एनपीपी का। और इसके साथ में आम आदमी पार्टी, ये किसका है, तो आम आदमी पार्टी यानी कि आपका सिंबल क्या है, ये। इस तरीके से जो हमारी पहला पॉइंट हम लोगों का था, पहली खबर थी, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हम लोगों ने सारे पॉइंट को यहां पर कवर कर लिया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर एक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, कौन सा इसका उद्देश्य है, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसको चलाया जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी सामान्य इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। कैबिनेट का निर्णय जो हुआ था वो 15 फरवरी 2023 में हुआ था। अब इसमें हम लोग समझ लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिएगा यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने जो बजट का जो भाषण दिया था इसमें बताया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कहाँ कहाँ से आपको सवाल पूछा जाएगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, बजट भाषण 2022-23 के दौरान इसको घोषित किया गया था। इसमें जो छिटपुट जनसंख्या है, छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी और अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा नॉर्दर्न बॉर्डर के जो सीमावर्ती गांव हैं वहां पर परिकल्पना की गई है जो अक्सर विकास के लाभ से वंचित रहते हैं। तो आमतौर पर अब आप देखिए, इस बात को समझिए जरा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है उसका उद्देश्य क्या है। जो सीमावर्ती गांव हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां पर जो विकास की सारी व्यवस्थाएं होती हैं वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं, इसीलिए इसको लागू किया गया। अब जरा देखिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया है, किस तारीख को लॉन्च किया गया। और इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबिथुस में इसको लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया है, अगला सवाल आपको मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया। इसे अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव की ऋतु में इसको लॉन्च किया गया है। ये पॉइंट आपके लिए जरूरी हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एक सवाल आपको यहाँ पर यह भी मिल रहा है, चूंकि लॉन्च किया गया है कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से, तो ये नहीं समझना है कि इसको अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, बल्कि ये क्या है कि यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। हिमाचल प्रदेश से सिक्किम, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की उत्तरी सीमा से सटे गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। एक मोटा मोटा आइडिया बना के रखिए कि जितने सीमावर्ती राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उन्हीं सब में इसको लागू किया गया है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, अपने मूल स्थान पर ही रहने के लिए प्रोत्साहन और सीमा सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 25-26 के लिए प्रदान की गई है। कब से कब के लिए, तो 22-23 से 25-26 तक के लिए। और इस अवधि के लिए वित्तीय आवंटन जो है 4800 करोड़ रुपए है। और इस योजना में 4 राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है और संघ शासित प्रदेश है लद्दाख की उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों
ध्यान रखिएगा कितने ज़िले हैं, 19 ज़िले, 46 ब्लॉक्स हैं और 2967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से जितने भी पॉइंट मिल सकते हैं उन सभी की हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब इसके बाद देखिए पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर कुल कितने गांव शामिल किए गए हैं, तो 662 गांवों को यहां पर शामिल किया गया है। पहले राउंड में कितने, 662, और इसमें से 455 गांव जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अब यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा, साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान यानी कि माइग्रेशन पर ये रोक लगाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ ही इससे इन गांवों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। और जब इस तरीके की घटनाएं होंगी, इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो इससे क्या होगा, सीमा की सुरक्षा भी बढ़ेगी। और वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन के द्वारा निर्मित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए एक ये भी है, और यहाँ से आपको प्रश्न कैसे मिल जाएगा, वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान जो है वो ग्राम पंचायतों की सहायता से, किसकी सहायता से, ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन के द्वारा इसको निर्मित किया जाएगा। ये आपके लिए एक जरूरी पॉइंट यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट आपको दिया गया है वो है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 आपको दिया गया है, और यहां पर आपको ध्यान में रखना है किस तरीके से आंकड़े आपको यहां पर पूछे जा सकते हैं। तो जो आंकड़े आपको यहां पर पूछे जाएंगे इसकी हम लोग बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहां मिलेंगे। पहला पॉइंट देखिए कि यह रिपोर्ट जो है प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों, कौन कौन से स्तंभ हैं, पुलिस है, जेल प्रणाली है, न्यायपालिका है और कानूनी सहायता है, ये 4 इसके स्तंभ हैं। इन्हीं की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। और इस रिपोर्ट का जो तीसरा संस्करण है वो 4 अप्रैल 2023 को सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि यह रिपोर्ट जो है वो कौन से संस्करण की है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा कि यह तीसरा संस्करण इसका था। और कब जारी किया गया, तो 4 अप्रैल 2023 को इसको जारी किया गया, जबकि पहला संस्करण कब आया था, 2019 में इसको प्रकाशित किया गया। अब देखिए जितने इसमें राज्य शामिल किए गए हैं, टोटल जो राज्य आपको शामिल किए गए हैं, तो बड़े राज्य आकार के राज्य हैं, श्रेष्ठ, बड़े और मध्यम आकार के राज्य होते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार हर एक राज्यों को क्या किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, ये आपका पहला है। और छोटे राज्य हैं, तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर बड़े राज्यों में देखेंगे तो बड़े राज्यों में श्रेष्ठ कौन है, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना है। इसमें अंतिम पोजीशन पर कौन है, उत्तर प्रदेश सरकार है, 18वें पोजीशन पर है। पश्चिम बंगाल का इसमें 17वां स्थान है और बिहार का इसमें 16वां स्थान है। तो आप इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। छोटे राज्यों की अगर बात करें तो छोटे राज्यों में पहले स्थान पर होता है सिक्किम, और अंतिम स्थान पर कौन है, गोवा यहाँ पर है। सवाल आपसे पूछा जाएगा इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में श्रेष्ठ स्थान किसका है, तो आंसर आप क्या लगाएंगे, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का। अंतिम स्थान पर कौन है, तो आंसर लगाएंगे आपका उत्तर प्रदेश 18वां स्थान है। पश्चिम बंगाल का हो जाता है 17वां और बिहार का होता है 16वां। इसके बाद में छोटे राज्यों की बात कर लेंगे तो सिक्किम पहले पर है और गोवा आखिरी पोजीशन पर यहां पर मौजूद हैं। इसके बाद देखिए अगले में आपको दिया गया है एमवी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। और ये पॉइंट आपने देखा भी होगा, आपने न्यूज में इस चीज को पढ़ा भी होगा। पॉइंट आपका क्या है, एमवी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। अब यहां से कैसे आपको सवाल मिलेंगे, तो पहला पॉइंट आपको मिलेगा कि कहां से इसको शुरू किया गया है, तो इसकी शुरुआत किया गया था वाराणसी से। और इसको हरी झंडी किसने दिखाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिल में
में पूर्ण किया गया, यानी कि वाराणसी से शुरू किया गया और डिब्रूगढ़ के बोगीबल तक इसको संचालित किया गया। ये आपको कुछ इस तरीके की शिप थी ये। और टोटल कितनी यात्रा पूरा किया है, तो 3200 किलोमीटर की टोटल यात्रा किया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या होगा यहाँ पर, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या वाटरवे होगा। वाटरवे नंबर 1 से, यानी कि हल्दिया से प्रयागराज तक नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो है वो हल्दिया और प्रयागराज के बीच में है। और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या धुबरी से सादिया से होते हुए ये गुजरा है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित होता है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट सवाल भी पूछे जाएंगे और इनडायरेक्ट सवाल भी पूछे जाएंगे। डायरेक्ट सवाल आपको पूछा जाएगा कहाँ से इसको शुरुआत हुई है, वाराणसी से हुई है, कहाँ तक को गई है, असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिल तक गया है। कहाँ पर है ये, तो जलमार्ग नंबर 1 है और जलमार्ग नंबर 2 है। जलमार्ग नंबर 1 जो है वो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली में निर्मित है, जबकि नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना हुआ है। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बंगला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर गुजरी है। और इस तरीके से आप यहाँ पर एक मैप दे सकते हैं। इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि इसका टोटल जो रूट रहा है वो कहाँ से कहाँ तक इसका रूट रहा है, तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से इसका रूट रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए जरा, तो इसका रूट कहाँ से कहाँ रहा है। पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इसके रूट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर है आपका वाराणसी। वाराणसी से शुरू होता है पटना बिहार, साहिबगंज झारखंड से होते हुए फिर ये आगे बढ़ा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आप देखेंगे तो बांग्लादेश से होते हुए फिर ये आगे बढ़ा है। इसके बाद में असम गुवाहाटी गया और लास्ट में यहाँ पर क्या है, डिब्रूगढ़ है। तो कहाँ से कहाँ तक है ये आपने देख लिया कि वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़, बट वाया बांग्लादेश होकर के ये गुजरा हुआ है ये क्रूज जो एमवी गंगा विलास क्रूज है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, तो यह यात्रा जो है इसमें कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर के ये गुजरी है। कितनी नदी प्रणालियों से, 27 नदी प्रणालियों से। और इसमें आप देखेंगे तो एमवी गंगा विलास में विलासिता वाली सुविधाओं के साथ 3 डेक और 36 पर्यटकों की क्षमता वाले कुल 18 स्वीट शामिल हैं। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल हैं। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स किसके द्वारा, ध्यान रखिएगा, निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज के द्वारा इसको संचालित किया गया। यानी कि आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि इस क्रूज का संचालक कौन रहा है, तो इस क्रूज का संचालक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर आप लगाइएगा अंतारा रिवर क्रूज द्वारा इसको संचालित किया गया है। यह भी एक पॉइंट आपके लिए यहाँ पर जरूरी होगा। अब इसके बाद में देखिए तो एमवी गंगा विलास पोत की जो लंबाई है वो टोटल है 62.5 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 12.8 मीटर इसकी चौड़ाई है। और इसी से जुड़ा हुआ एक अन्य प्रोग्राम भी था, उसका नाम था टेंट सिटी। टेंट सिटी जो है वो गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया है। इस टेंट सिटी का जो निर्माण है सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत वाराणसी विकास प्राधिकरण के द्वारा इसको बनाया गया है। टेंट सिटी जो है वो प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होगी। और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया है। तो आपसे एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि एक ही साथ में निम्नलिखित में से किसका उद्घाटन नहीं किया गया है या किसका उद्घाटन किया गया। तो एक तो हो गया आपका एमवी गंगा विलास क्रूज का, दूसरा है आपका टेंट सिटी, और तीसरा है पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको अलग अलग क्वेश्चन के रूप में मिलने की पूरी संभावना है। चलिए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया गया है,
केरल उच्च न्यायालय से संबंधित। यहाँ पर ध्यान दीजिए, केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाई कोर्ट बन गया है। यहाँ पर आप देखिए, तो आपको हमने बताया था कि जो भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे तो जो 8वीं अनुसूची आपको दी गई है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, इसमें कुल 22 भाषाओं की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो असमी है, बंगाली है, बोडो, डोंगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, इसके अलावा तेलुगु है, तमिल, सिंधी, संथाली, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, हिंदी, मराठी, उर्दू, मलयालम। ये टोटल कितनी भाषाएं हैं? तो कुल यहाँ पर 22 भाषाएं हैं, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री DY चंद्रचूड़ यानी कि जो CJI हैं, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था और उच्च न्यायालय के निर्णय, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इसके अलावा देखिए क्या पॉइंट है, यहाँ पर है कि फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा कौन सी भाषा में दिया गया है? तो मलयालम भाषा में यह निर्णय दिया गया, प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। 2 सवाल आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे जो कि डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। किस उच्च न्यायालय ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? केरल उच्च न्यायालय ने। और इसके अलावा दूसरा सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस भाषा में? तो आंसर आप देंगे मलयालम में। अब इसके बाद में देखिए, तो केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी P चाली की खंडपीठ द्वारा इन निर्णयों को दिया गया था। वास्तव में एक साथ 2 निर्णय को दिए गए थे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या रहा है? तो निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है उस पर उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय रहा है? ये एक पॉइंट आपको यहाँ पर सवाल के रूप में मिल सकता है। कौन सा पॉइंट आपके लिए यहाँ पर है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ध्यान दीजिएगा कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो होती है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 के 2nd क्लॉज के अकॉर्डिंग होती है। और संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई भी विशिष्ट विधायी प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। अब यहाँ तक आप देखिए तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पॉइंट आपको क्या होगा कि जो भी निर्वाचन आयुक्त होगा वहां पर आपको ध्यान में रखना है कि नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बट राष्ट्रपति को आप जानते हैं कि ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। जितने भी काम ये करता है वो सभी काम जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद होती है उससे सलाह लेने के बाद ही करता है। अगला पॉइंट आप देखिए, तो यहां पर आपको दिया गया है कि 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला सुनाया है। इसमें निर्णय में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और इसके साथ में भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। मतलब कि जो अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही थी और सलाह किससे लेता था? मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान कौन था? प्रधानमंत्री। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, निर्णय में कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। यानी कि राष्ट्रपति जो अब तक सलाह लेता था मंत्रिपरिषद से, अब वो सलाह किससे लेगा? एक समिति से लेगा।
और इस समिति में कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री रहेंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता रहेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, इन सभी से मिलकर के ये बनेगा। लोकसभा में अगर विपक्ष का नेता उपलब्ध न हो तो सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा। तो एक यहाँ पर लूप होल है, इसको आपको समझने की जरूरत है, ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पर जरूरी हो जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा कि अगर लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं रहेगा तो सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधियों वाले जो विपक्षी दल का नेता होगा वो इसका सदस्य बन जाएगा। जब तक संसद संविधान के आर्टिकल 324 के सेकंड क्लॉज में कोई संशोधन विधि बना करके नहीं करता है तो इसी के आधार पर यहाँ जो चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे इनका चयन किया जाएगा। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने किया है। अब ये सवाल एक और बन सकता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित डिसीजन लिया गया है उस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने इसकी अध्यक्षता किया था। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। ये आपको हमने क्लास में एक दिन बतलाया भी था कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? हुब्बल्ली जंक्शन है, प्लेटफॉर्म संख्या 8 है और यह वर्तमान में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो जाएगा। और यह आप जानते हैं कि यह रेलवे स्टेशन कहाँ है? पश्चिम रेलवे के हुब्बली रेलवे मंडल का हिस्सा है जो कि धारवाड़ कर्नाटक में मौजूद है। लंबाई इसकी कितनी है? टोटल 1507 मीटर है। इससे पहले की अगर बात करेंगे तो गोरखपुर का जो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है 1366 मीटर इसकी टोटल लंबाई थी। 1366 मीटर इसकी जो टोटल लंबाई थी वही हुआ करता था सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म था, विश्व का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन हुआ करता था। चलिए बात कंफर्म हो गई। यहाँ से अगले पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। विदिशा जो है वो 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया है। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों में तीव्र और बहुत ही ज्यादा अफेक्टिव तरीके से अगर बदलने की बात करते हैं तो इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसमें 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं जिसमें से बहराइच है, बलरामपुर है, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र यहाँ पर शामिल किए गए हैं। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर जो है वो तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बना है। हालांकि सवाल आपको एक ये पूछा जा सकता है, दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले शामिल हैं और इसको किस तारीख को लॉन्च किया गया। तो जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए ये सारे जो पॉइंट्स थे वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन सभी पॉइंट को आप अच्छे तरीके से तैयार करिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी जो करंट अफेयर्स आपकी ये क्लास है इसी के आधार पर कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे ताकि आपको एक आइडिया भी हो सके कि किस तरीके से आपके परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी की भी हम लोग समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। समय अभी थोड़ा सा आपके पास है, 60 से 65 दिन का आपके पास समय है। अच्छे तरीके से आप सभी चीज़ों को तैयार करिए। 3 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। मुझे उम्मीद है कि तब तक आप एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे और अगर इस तरीके से आप अपने सभी चीज़ों को तैयार कर रहे होंगे तो आज के लिए बस इतना ही है। अच्छे तरीके से आप सभी लोग इसको तैयार करिए। मिलेंगे हम किसी और नई क्लास के साथ आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।